Jai Shri Sham students, this is your educator Sakshi Dua welcomes you to CMA Foundation Grooming Education। तो जैसे कि अभी पहले ICMAI ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किए थे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। अब एक और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर ICMAI ने रिलीज कर दिया है फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसका नाम है पोस्टल टेस्ट पेपर। यस गाइस, ICMAI ने अभी रिसेंटली पोस्टल टेस्ट पेपर को रिलीज किया है फॉर ऑल द पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो मॉडल टेस्ट पेपर ICMAI ने अभी पहले रिलीज किया था फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, उसका भी सॉल्यूशन आप हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सारे पेपर्स का, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 का मॉडल टेस्ट पेपर्स का सॉल्यूशन हमने वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से जाकर उसको भी चेकआउट कर लीजिए और उसके बाद ये वाला पोस्टल टेस्ट पेपर भी आप फॉर ऑल द पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको आज सॉल्व करवाने वाली हूँ पेपर 4 का पोस्टल टेस्ट पेपर for CMA Foundation, that is Fundamentals of Business Economics and Management। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो पेपर है that is divided into two parts। First is Fundamental of Business Economics and next one is Fundamentals of Management। तो Fundamentals of Business Economics के क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगी, यानी कि आपकी साक्षी मैम, और Fundamentals of Management के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाएंगी उपासना मैम। तो पहले अभी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में वी आर गोइंग टू do the questions of fundamentals of business economics, ठीक है। जो fundamentals of management के questions है उस पे मैंने क्रॉस कर रखा है, वो questions आपको उपासना मैम कराएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पोस्टल टेस्ट पेपर। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपका पेपर 1 आवर का होगा, राइट, एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 मार्क्स, ठीक है, और 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा एंड देयर इज नो इंटरनल चॉइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। इफ एन इकोनॉमी इज वर्किंग एट द पॉइंट लेफ्ट टू PPF कर्व दैट शोज, तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई इकोनॉमी PPF कर्व के लेफ्ट साइड पे है तो क्या इंडिकेशन मिलता है। द ऑप्शंस आर A फुल एम्प्लॉयमेंट, B अनएम्प्लॉयमेंट, C एक्सेस प्रोडक्शन, D नन। देखिए बेटा, PPF curve is the another name of PPC curve, that is production possibility curve, और इसको हम production possibility frontier भी बोलते हैं, ठीक है। So here is the PPC curve, or you can say PPF curve, right? तो ये डिनोट करती है प्रोडक्शन कैपेसिटी, राइट। ये जो कर्व है ये हमारी इकोनॉमी की क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन इतनी हो सकती है हमारी इकोनॉमी में। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कहाँ पर है, वो वर्क कर रही है एट अ पॉइंट लेफ्ट टू PPF कर्व, है ना। एक पॉइंट है लेफ्ट टू द PPF कर्व, वहां पर इकोनॉमी क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, यानी कि लेट्स सपोज दिस वन पॉइंट A, ठीक है। पॉइंट A क्या है, इट इज लेफ्ट टू द PPF कर्व, और जो पॉइंट होता है जहां पर इकोनॉमी है वो डिनोट करता है बेटा एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो लेस देन द प्रोडक्शन कैपेसिटी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी तो अभी बहुत आगे है, बट इकोनॉमी तो PPC कर्व से पहले ही रुक गई, राइट। सो इट डिनोट्स दैट एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। सो देखिए स्टूडेंट्स, कब ऐसा होता है कि इकोनॉमी में एक्चुअल प्रोडक्शन कम होती है उसकी कैपेसिटी के, तो ये तब होता है जब इकोनॉमी में सारे के सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोडक्शन करने के लिए ना लगाया जाए, राइट, यानी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है अवेलेबल रिसोर्सेज का। सो ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर इलास्टिक इफ इट इज, तो यानी कि हमें ये बताना है कि कौन से केस में प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड प्रोडक्ट की ज्यादा इलास्टिक होगी, मोर इलास्टिक होगी, ठीक है। द ऑप्शंस आर A हैज नो सब्स्टिट्यूट्स,
जब प्रोडक्ट के कोई सब्सटीट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। बी हैज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स, जब प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट गुड्स अवेलेबल है मार्केट में। सी इज एन आइटम ऑफ नेसेसिटी, जब वो एक नेसेसिटी गुड है। डी इज लाइफ सेविंग प्रोडक्ट, जब वो एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी लाइफ बचा रही है ना। तो बेटा देखिए द आंसर इज बी। देखिए जब भी कोई प्रोडक्ट की नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तभी उसकी डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक। लेट सपोज आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ठीक है, आप घर से सोच के गए थे कि आप पेप्सी परचेज करेंगे। आप शॉपकीपर के पास गए और शॉपकीपर ने बोला कि पेप्सी तो नहीं है बट मेरे पास कोका कोला है, थम्स अप है, ठीक है। तो आपने क्या बोला शॉपकीपर को, ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे कोका कोला दे दीजिए, है ना, क्योंकि पेप्सी और कोका कोला आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। तो जब भी सब्सटीट्यूट गुड्स मार्केट में प्रेजेंट होते हैं ना, तो आप उस गुड की डिमांड को चेंज कर सकते हो, आप उसके सब्सटीट्यूट गुड को परचेज कर सकते हो रादर देन परचेजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। तो इसीलिए इलास्टिक होती है उस प्रोडक्ट की डिमांड जिसके नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। बट इफ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स विच हैव नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, तो आपको वही वाला प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, लाइक इलेक्ट्रिसिटी के कोई प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट्स नहीं है, राइट। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी ही परचेज करना होगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर कोई नेसेसिटी गुड है लाइक शुगर है, सॉल्ट है, ये तो आपको परचेज करने ही होंगे, इनके प्राइस बढ़ने पे भी इनकी डिमांड बहुत ज्यादा कम नहीं हो सकती है। एंड कोई लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है तो वो भी आपको परचेज करना ही पड़ेगा क्योंकि उस पर आपकी लाइफ डिपेंड है, लाइफ से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये बाकी के जो है प्रोडक्ट जिनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता या नेसेसिटी प्रोडक्ट होता है या लाइफ सेविंग प्रोडक्ट होता है, इनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है, ठीक है। बट जो प्रोडक्ट जिसके नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में, उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्दर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स वेयर द वेल्थ एंड इनकम ऑफ द कंट्री आर ओन्ड बाय द। तो क्या बोल रहे हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो वाली इकोनॉमी होती है जिसमें वेल्थ और इनकम का ओनर कौन है। द ऑप्शंस आर ए स्टेट, बी लैंड ओनर, सी स्टेट एंड पब्लिक, डी बुर्जुइज। ओके, सो द ऑप्शन इज डी बुर्जुइज। बुर्जुइज कौन होते हैं? बुर्जुइज होते हैं अपर मिडिल क्लास। ओके, देखिए बच्चों, इकोनॉमी 3 टाइप की होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो वाली इकोनॉमी होती है जिसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं कंट्री के, जो भी वेल्थ है, जो भी इनकम है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसके ओनर बुर्जुइज होते हैं, अपर मिडिल क्लास पीपल होते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो वाली इकोनॉमी होती है जिसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी वेल्थ है, जो भी इनकम है इकोनॉमी की, उसके ओनर गवर्नमेंट हो, यानी कि स्टेट हो, ठीक है, स्टेट इज गवर्नमेंट बेसिकली। ओके, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी वो वाली इकोनॉमी होती है जो कॉम्बिनेशन में होती है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी के। मतलब इसमें कुछ रिसोर्सेज स्टेट के हाथ में होते हैं और कुछ होते हैं आपके बुर्जुइज के हाथ में, ठीक है। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें वेल्थ और इनकम ऑफ द कंट्री का ओनर कौन है? बुर्जुइज। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन वाज प्रोपाउंडेड बाय। प्रोपाउंडेड बाय मींस गिवन बाय। ओके, सो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन किसने दिए थे? सो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन दिए थे बेटा कार्ल मार्क्स ने। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द लॉन्ग रन प्राइस इज गवर्न्ड बाय। लॉन्ग रन में प्राइस कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है? ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बी डिमांड सप्लाई फोर्सेस, सी मार्जिनल यूटिलिटी, डी नन। सो बेटा लॉन्ग रन में जब हम बात करें तो प्राइस डिपेंडेंट होता है डिमांड सप्लाई फोर्सेस पे, राइट। आपने देखा भी होगा प्राइस इज डिटरमिन्ड एट अ पॉइंट वेयर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, अ फर्म फेसेस द शटडाउन सिचुएशन व्हेन। देखिए, एक फर्म अपने आप को कब कंप्लीटली बंद करना चाहती है? एक फर्म अपने ऑपरेशंस जो भी वो कर रही है
वो कब कंप्लीटली शट डाउन करना चाहती है, कंप्लीटली बंद करना चाहती है? द ऑप्शंस आर ए, प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बी, प्राइस इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सी, प्राइस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, डी, प्राइस इज मोर देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब एक फर्म अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मीट नहीं कर पाती, ठीक है, मतलब जब उसका प्राइस वो जो चार्ज कर रही है अपने प्रोडक्ट्स के लिए वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, तब एक फर्म डिसाइड करती है कि वो अपनी फर्म को शट डाउन कर देगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज प्राइस इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जब प्राइस मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो वो आराम से ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगी क्योंकि वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मीट कर पा रही है। और जब प्राइस इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट है तब भी एक फर्म कंटिन्यू करेगी। क्यों? क्योंकि वो एटलीस्ट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो अभी तक मीट कर पा रही है, राइट? और जब प्राइस मोर देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है तो तब भी कंटिन्यू रखेगी अपने ऑपरेशंस को कि फिक्स्ड कॉस्ट को तो मीट कर ही पा रही है वो, राइट? लेकिन जब एक फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ही मीट नहीं कर पाती तब वो डिसाइड करती है कि वो शट डाउन करेगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द मार्केट स्टेट that satisfies all the essential features of a perfect competitive market except identity of product is known as। देखिए, ऐसी कौन सी मार्केट है जिसमें फीचर सारे के सारे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव के होते हैं लेकिन बस एक आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंट होता है? द ऑप्शंस आर ए, ओलिगोपोली, बी, ड्यूओपोली, सी, मोनोपोली, डी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, monopolistic competition is the answer here. D option is the correct option for question number 7. Monopolistic competition and perfectly competitive market के आपने देखा होगा almost feature same है, like दोनों में very large number of buyers and sellers हैं, free entry and exit of firms है, free entry and exit of फर्म्स हैं, राइट? एंड मेनी मोर फीचर्स जो सिमिलर हैं एक दूसरे से, बस एक ही नहीं है, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की तो उसमें होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट, वेयर एज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट में होते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। Okay. Further we have, which of these would lead to fall in demand for money? Demand for money कब कम हो जाती है? The options are A, inflation, B, increase in real income, C, increase in real rate of interest, D, increase in wealth। देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर है C ऑप्शन। C ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। जब भी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है तो हम इंडिविजुअल्स कह लो या प्रोड्यूसर्स कह लो या कंज्यूमर्स कह लो, वो डिमांड फॉर मनी कम कर देते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद। एज वी नो दैट इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करती है, वेराज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में स्टडी करती है। जैसे एक कंज्यूमर के बारे में स्टडी करना, एक प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करना, ये आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, माइक्रो इकोनॉमिक्स किन से डील करती है? द ऑप्शंस आर ए, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग यूनिट्स, बी, इकोनॉमी एज अ होल, इसमें तो पूरी इकोनॉमी आ गई तो ये तो नहीं होगा। ट्रेड रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस में भी सारी कंट्रीज आ जाती हैं। बिजनेस रिलेशंस बेसिकली ये भी नहीं होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है तो ये भी नहीं। यस, इकोनॉमिक बिहेवियर हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग यूनिट्स की, राइट? यानी कि एक इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग यूनिट की अलग अलग एक एक करके हम स्टडी करते हैं बिहेवियर, तो दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वी हैव ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू द सिचुएशन। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है?
देखिए स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जिसमें फर्म को ना तो प्रॉफिट हो रहे हो, नीदर प्रॉफिट्स नॉर लॉसेस, ना ही लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसका जितना टोटल रेवेन्यू है वो इक्वल है टोटल कॉस्ट के। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। जब भी टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है तो उस केस में ना तो प्रॉफिट होते हैं ना लॉसेस होते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11, 12 मैनेजमेंट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन, आरबीआई कब नेशनलाइज्ड हुआ था, तो वो हुआ था बेटा जनवरी 1949 में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, गिवन अ रिजर्व रेशियो ऑफ 20% इन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज। क्या बोला जा रहा है, रिजर्व रेशियो हमारी है 20% और इनिशियल डिपॉजिट हमें दे रखा है 1000 रुपीज इन अ बैंकिंग सिस्टम, वुड क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट ऑफ डैश। रिजर्व रेशियो 20% है, इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज है, तो इससे कितने सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम निकालेंगे बेटा टोटल डिपॉजिट क्रिएशन, टोटल डिपॉजिट क्रिएशन। और कैसे निकालते हैं टोटल डिपॉजिट क्रिएशन, वो हम निकालेंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला विच इज टोटल डिपॉजिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स, इनिशियल डिपॉजिट divided by reserve ratio. Okay, so initial deposit is 1000 rupees here and reserve ratio is 20%. तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5000 rupees, right? तो ये 5000 rupees तो अभी टोटल डिपॉजिट्स क्रिएशन है, हमें देखना है सेकेंडरी डिपॉजिट्स कितने क्रिएट हुए हैं। तो 5000 रुपीज यानी कि टोटल डिपॉजिट क्रिएशन में आपको माइनस करना है इनिशियल डिपॉजिट्स का अमाउंट, ठीक है, फिर आपके पास आएगा सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएटेड। सो 4000 रुपीज इज द सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएटेड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन एसेंशियल फीचर ऑफ द मार्केट, ठीक है। द ऑप्शंस आर ए बायर्स, बी सेलर्स, सी प्राइस, डी ऑल द थ्री। So option D is the correct option, as we know that market is all about buyers, sellers and price. So all the three are the essential features of the market. Next, question number 16. If a company wishes to examine its general environment, अगर कोई कंपनी अपना general environment को देखना चाहती है, evaluate करना चाहती है, before developing its business strategy, business strategy को develop करने से पहले, the company would explore all of the following environments except, कंपनी को हर एक environment देखना है, सिर्फ कौन सा नहीं देखना ये हमें बताना है। The options are A socio-cultural, B knowledge, C global, D economic। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी अगर अपने जनरल एनवायरनमेंट को स्टडी करना चाहती है तो उसे पेस्टल एनालिसिस करना होता है, इसके लिए पेस्टल एनालिसिस, राइट। अभी पेस्टल एनालिसिस में क्या है कि उसे पॉलिटिकल फैक्टर्स को गो थ्रू करना है, यानी कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखना है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखना है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट देखना है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट देखना है, इन्वायरमेंटल एनवायरनमेंट देखना है, एल स्टैंड्स फॉर लीगल, लीगल एनवायरनमेंट भी देखना है, राइट। तो इसमें कोई भी नॉलेज एनवायरनमेंट तो नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि एक कंपनी जब भी जनरल एनवायरनमेंट स्टडी करेगी तो उसे कोई नॉलेज एनवायरनमेंट नहीं देखना होता, बट उसे सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट भी देखना है, ग्लोबल एनवायरनमेंट भी देखना है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी देखना है, ठीक है, बट नॉलेज एनवायरनमेंट कोई चीज नहीं है, उसको नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शनल मनी इज अ, ऑप्शनल मनी कौन सी मनी होती है, पहली बात तो ये जानेंगे। देखिए ऑप्शनल मनी वो वाली चीज है जो आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप उसे एज अ मनी ट्रीट करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ द बायर एंड सेलर, कि दोनों बायर एंड सेलर मिलकर उसे मनी की तरह ट्रीट करना चाहते हैं नहीं। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ट्रीटेड एज मनी ओनली इफ द बायर एंड सेलर आर एग्री फॉर इट, राइट। सो नॉन लीगल टेंडर मनी होती है बेटा ऑप्शनल मनी। बेटा नॉन लीगल टेंडर मनी वो वाली मनी होती है जिसको गवर्नमेंट ने कोई पावर नहीं दे रखी कि वो एज अ मनी ऑपरेट करेगी, बट ये वो वाली मनी है जो म्यूचुअली
डिपेंडेंट है ऑन द बायर एंड सेलर कि वो उसे मनी ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर वो दोनों मिलकर मनी ट्रीट कर लेते हैं तो वो बन जाती है हमारी ऑप्शनल मनी। चलिए नेक्स्ट वी हैव which of the following cost will increase or decrease with the increase in production। प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होने पे कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ओके, सो द ऑप्शंस आर ए मार्जिनल कॉस्ट, बी फाइनेंशियल कॉस्ट, सी फिक्स्ड कॉस्ट, डी ए बी सी। देखिए फाइनेंशियल कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या रहती है, सेम रहती है विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है जो चेंज होती है, बट टोटल ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहता है। तो मार्जिनल कॉस्ट जरूर इंक्रीज होती है अगर टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। अ यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट्स। एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो कि यू शेप्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। देखिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ इस तरीके की होती है, एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। ये ऐसे क्यों होती है यू शेप्ड? यू शेप्ड ये इसलिए होती है, ये देखिए जो फॉलिंग पोर्शन है वो इस वजह से होता है क्योंकि कंपनी को कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं लार्ज स्केल पे ऑपरेट करने के इन लॉन्ग रन, एंड दोज बेनिफिट्स आर कॉल्ड इकोनॉमीज टू स्केल और यू कैन से इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या कर जाती है, ये राइज कर जाती है। ये जो राइजिंग पोर्शन है ये है ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बहुत से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कंपनीज को टू ऑपरेट इन लॉन्ग रन, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने की वजह से कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस इकोनॉमीज। सो डिस इकोनॉमीज की वजह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है, ठीक है। सो इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल a U-shaped long run average cost is there. Okay, rest all the options are useless. Next beta, commercial papers as money market instruments are issued by। commercial paper जो कि money market instruments हैं यानी कि money market में issue किए जाते हैं for raising the funds, इन्हें कौन issue करता है? The options are A RBI, B SBI, C highly rated corporate bodies, D none of the above। तो देखिए जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं बेटा ये इशू करते हैं लार्ज कंपनीज, दैट इज हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बॉडीज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर गाइज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी है वो अपने 2 कोर्सेज लॉन्च कर चुका है फॉर सीएमए फाउंडेशन और बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए हमने 2 कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, एक है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का, एंड दूसरा है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। ओके, तो ये बेसिकली हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑनलाइन आपको दिए जाएंगे जिसमें हर एक चैप्टर को बहुत ही डीपली आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। हर एक टॉपिक ऑफ एवरी चैप्टर इज कवर्ड इन अ वेरी डीप वे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिले, क्योंकि तभी आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। प्रॉपर रिसर्च के साथ ये लेक्चर्स हमारे रिकॉर्ड किए गए हैं बाय द एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स। और यहाँ पर जो बढ़िया बात ये है कि आपको बहुत ही कम प्राइजेस पे करके ये कोर्सेज का एक्सेस मिल सकता है। देखिए आपको 999 रुपीज सिर्फ पे करने होंगे फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एंड सेम 999 रुपीज फॉर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और एक्सेस आपको हम देंगे बिल्कुल आपके एग्जाम तक का, ठीक है। अगर आप आज हमारे साथ ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको इन दोनों कोर्सेज का एक्सेस टिल योर एग्जाम मिलेगा, यानी कि 17 दिसंबर 2023 तक आप इंजॉय कर सकते हैं हमारी ये ऑनलाइन कोर्सेज की सर्विसेज। तो देर किस बात की है, जल्दी से अपने ऑर्डर प्लेस कीजिए ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर विच इज 8888880402। गाइज दीज कोर्सेज आर वर्थ फॉर मनी डेफिनेटली। अगर आप इन कोर्सेज को बाय करते हैं तो आप देखिएगा कि आपका स्कोर भी बहुत बढ़िया आएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट अप हो जाएगा। तो चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कॉल मनी मार्केट फंड्स आर बोरोड ऑफ रेंट विदाउट एनी सिक्योरिटी फॉर द पीरियड ऑफ डैश। कॉल मनी में मार्केट फंड्स कितने पीरियड के लिए बोरो किए जाते हैं, ठीक है।
तो बेटा पीरियड होता है 1 डे से लेके 14 डेज तक का, तो अप टू 14 डेज तक का पीरियड होता है. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21. नेक्स्ट, assuming two markets where the price discriminating monopolist sells his product, the equilibrium condition in such a market will be. देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट है, यानी कि वो वाला मोनोपोलिस्ट है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट को दो मार्केट्स में सेल आउट कर रहा है. ठीक है, और उन दोनों मार्केट्स का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, एक तो MR1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक MR2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कॉमन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है. तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कहां पर आती है? तो देखिए बेटा उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है सी पार्ट, दैट इज MR1 यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू इन द सेकंड मार्केट, दैट इज MR2 इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. सो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी. ठीक है, देखिए ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इसके इस वाले पेपर के यानी कि पोस्टल टेस्ट पेपर के और जो मॉडल टेस्ट पेपर ICMAI ने निकाला है वो बिल्कुल सेम है. बहुत से क्वेश्चंस सिमिलर हैं, आप इन दोनों को देख सकते हैं हमारे चैनल पर. ठीक है, दोनों की सॉल्यूशन वीडियोस जब देखेंगे तो पता लग जाएगा. तो यानी कि आप देखिए दो पेपर निकालने में ही रिपीटिशन हो गया है, तो मेन पेपर में रिपीटिशन क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली इनमें से भी क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे मेन पेपर में. तो जरूर और बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस करके जाइएगा. अगर नहीं किया ना तो डेफिनेटली बाद में आप रिग्रेट करेंगे. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग रिग्रेट लेटर ऑन, जस्ट पुट योर एफर्ट्स टू डू योर मॉडल टेस्ट पेपर एंड पोस्टल टेस्ट पेपर. चलिए नेक्स्ट, ऑल एंट्रीज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड कलेक्टिवली एड अप टू. देखिए जितनी भी एंट्रीज हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट में, ठीक है, उसको कलेक्टिवली अगर हम उसका सम कर देते हैं तो क्या निकलेगा? देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट में हम सबको पता है हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शंस, राइट. तो इससे हमें कहीं ना कहीं कंट्री की इनकम पता लगती है, जो कंट्री की इनकम रही है फ्रॉम द फॉरेनर्स. तो जीडीपी तो नहीं होगा क्योंकि जीडीपी इज रिलेटेड टू द इनकम ऑफ द कंट्री विद इन द कंट्री, राइट. नेक्स्ट, GNP ऑफ दैट कंट्री, यस ये करेक्ट है. बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि देखिए GNP shows us the income which is earned by India from the foreign countries as well. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हमें फॉरेन ट्रांजेक्शन्स का पता लगता है और इनकम का पता लगता है कि कितना हम अर्न कर रहे हैं फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. तो इसीलिए अगर हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, फॉरेन ट्रांजेक्शन्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, उसे ऐड करेंगे तो हमें इंडिया का GNP पता लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 24, 25 इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट पार्ट, उपासना मैम कराएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय. मनी मार्केट को कौन कंट्रोल और सुपरवाइज करता है? द ऑप्शंस आर ए गवर्नमेंट, बी RBI, सी SBI, डी ऑल ऑफ द अबव. सो RBI बेसिकली कंट्रोल करता है मनी मार्केट को. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, perfect competition and monopolistic competition are having a common assumption. Find out which of the following is the most appropriate common assumption. तो क्या बोल रहे हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में एक फीचर ऐसा है, एक एजम्पशन ऐसी है जो कॉमन होती है, और वो कौन सी है? द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस. नहीं, ऐसा तो नहीं होता. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, बट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है, होमोजीनियस नहीं होता है. नेक्स्ट, परफेक्ट नॉलेज. तो परफेक्ट नॉलेज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होती है बट मोनोपोलिस्टिक मार्केट में नहीं होती है. Existence of selling cost. Selling cost is there in monopolistic competition market but not in perfectly competitive market. Next, free entry and exit of firms. Yes, D option is the correct option. Free entry and exit of firm दोनों ही market में दिखता है, whether it is perfectly competitive market or it is monopolistic competition market. The firms are free to enter the industry and free to exit the industry. That is, there are no barriers related to the entry and exit of the firms in the industry. So option D is the correct option. Next we have question number 28. Repo transaction means. Repo transaction क्या होता है? The options are A, sale of securities by the, ये बोल्डर नहीं है बेटा, होल्डर है, होल्डर to the investor with the agreement to purchase them at a predetermined rate and date.
सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जब सिक्योरिटीज को सेल आउट किया जाता है, कौन, होल्डर जो है सिक्योरिटीज का, यानी कि जो ओनर है इस टाइम पे सिक्योरिटीज का, वो सिक्योरिटीज को सेल आउट कर रहा है किसी इन्वेस्टर को, लेकिन बात क्या हुई है, बात ये हुई है कि जो इन्वेस्टर है वो उसे परचेज करेगा एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट एंड डेट, मतलब जो पहले से प्राइस डिसाइड हो जाएगा और जो पहले से दिन, डेट जो डिसाइड होगी इस डेट पे, ठीक है। सो यस, यही होता है रेपो ट्रांजैक्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 29, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड बाय द बैंक्स टू। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स किन्हें इशू करता है, ठीक है। द ऑप्शंस आर ए इंडिविजुअल, बी कंपनीज, सी पीएसयूज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सबको इशू किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30 इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विद द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। कौन सी चीज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट से रिलेटेड है। ए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बी होमोजीनियस प्रोडक्ट, सी नॉर्मल इन शॉर्ट रन, बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन शॉर्ट रन आएगा यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट्स इन शॉर्ट रन, बी सिंगल बायर। देखिए सिंगल बायर तो नहीं होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। नॉर्मल इन शॉर्ट रन, बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन शॉर्ट रन। देखिए शॉर्ट रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, लॉसेस भी हो सकते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, लॉन्ग रन की बात करें तो उसमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म है, उसी का इंप्लीकेशन है कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स विल प्रिवेल इन दिस मार्केट। बट शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ होना ये कहना गलत है, सो ये भी नहीं। होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे, सेम प्रोडक्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट शेप में, डिफरेंट साइज में, डिफरेंट कलर में, डिफरेंट प्राइस में आपको दिखेंगे, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज देयर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए बेसिकली प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज एसोसिएटेड विद द monopolistic competition market. Next we have question number 32. The term S in Paschal analysis stands for. Paschal analysis से related question है ये कि Paschal में S किसे denote करता है। The options are A strength, B socio-economic, C sustainability, D none. So B option is the correct option. Basically Paschal stands for, देखिए बेटा, P here stands for political, E stands for economic, S stands for social, T stands for technological, E stands for environmental, and L stands for legal. Okay, so option B is the correct option for question number 32. Next, who was the father of economics? Father of economics कौन है? तो father of economics है एडम स्मिथ, right? So एडम स्मिथ is the father of economics क्योंकि first time उन्होंने अपनी बुक में economics को define किया था in the terms of wealth, right? That economics is a study of wealth under his book which was published in 1776. Next, question number 34. In the long run, a firm in perfect competition earns. देखिए लॉन्ग रन में जो फर्म है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का जो फर्म है, वो क्या अर्न करती है। तो लॉन्ग रन में बेटा सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाती है कोई भी फर्म इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होती हैं। इस वजह से, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स है, राइट, एंड सेम एज इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और इसी का ही इम्प्लीकेशन है दैट नॉर्मल प्रॉफिट्स विल प्रिवेल इन लॉन्ग रन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, जब यही सेम क्वेश्चन था, आई थिंक ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15 इन द प्रीवियस मॉडल टेस्ट पेपर विच वाज रिलीज्ड बाय ICMAI फॉर द दिसंबर अटेम्प्ट, ठीक है। उसमें भी ये क्वेश्चन इन्होंने दिया था, एग्जिम बैंक इज ऑथोराइज्ड टू रेज लोन फ्रॉम
और ये क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत थे और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन गलत ही आ रहा है, ठीक है। सो बेटा इसको इग्नोर करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को। नाउ ओवर टू उपासना मैम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस अब डिस्कस हो चुके हैं बाय साक्षी मैम। अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पोस्टल टेस्ट पेपर में आया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। What kind of training program is most appropriate for simple tasks? एम्प्लॉयज़ को सिंपल टास्क से रिलेटेड ट्रेनिंग देने के लिए कौन सा ट्रेनिंग मेथड, कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मतलब सबसे ज़्यादा सूटेबल है। सो वी ऑल नो दैट सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट मेथड होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सो आवर करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। और ये ट्रेनिंग सिंपल टास्क के लिए सूटेबल क्यों है, अप्रोप्रिएट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम कैसे सीखते हैं, वी वॉच एंड वी लर्न। सो वी आर वॉचिंग आवर कलीग्स, हम अपने कलीग्स को काम करते हुए देखते हैं, अपने कोवर्कर्स को काम करते हुए देखते हैं, अपने सीनियर्स को, सुपरवाइजर्स को, सुपीरियर्स को काम करते हुए देखते हैं और देख देख कर हम काम करना सीख जाते हैं। और ऐसे ऑब्जर्व करके दूसरों को काम करते हुए देखकर सीखना, ऑफ कोर्स ये किन टास्क के लिए होगा, जो टास्क सिंपल होंगे, राइट। सो सिंपल टास्क के लिए सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है? ऐसी ट्रेनिंग जो आपको एक वेस्टिब्यूल में दी जा रही है। वेस्टिब्यूल एक अलग सेपरेट जगह होती है, अलग से एक जगह बनाई जाती है, वहां पर आपको ट्रेन किया जाता है। सो जब वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है कि मशीन्स पे काम कैसे करना है, इक्विपमेंट्स, टूल्स से काम कैसे करना है, तो वो आपको एक्चुअल आपकी वर्क प्लेस पर नहीं दी जाएगी, वहां से थोड़ी दूर एक जगह बनाई गई होगी, वहां पर मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स के रेप्लिकाज होंगे, राइट, मॉडल्स होंगे, वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उन मशीन्स पर काम करना आपको सिखाया जाता है। दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो ऑफकोर्स ये सिंपल नेचर के टास्क के लिए तो नहीं होगी। देन वी हैव लेबोरेटरी ट्रेनिंग। लेबोरेटरी ट्रेनिंग में क्या होता है, आप में ऐसी स्किल्स डेवलप करी जाती हैं जिससे कि आप एडवांस स्टडीज कर पाओ या आप रिसर्च कर पाओ। सो ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग भी सिंपल टास्क के लिए तो नहीं होगी। एंड देन वी हैव जॉब रोटेशन, जिसमें एक ही इंडिविजुअल को मल्टीपल टास्क्स में ट्रेन किया जाता है। सो ये भी सिंपल टास्क के लिए नहीं होता। क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। स्टाफिंग इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग डैश रिसोर्सेज। स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करके हमें किस तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं? सो हमें पता है स्टाफिंग इज एनीथिंग दैट इज कंसर्न्ड विद योर स्टाफ, विद योर एम्प्लॉइज, with human resource. So staffing management का एक ऐसा function है which is concerned with providing and maintaining human resources. Our correct option here is option C. फिजिकल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे रिसोर्सेज। टेक्निकल रिसोर्सेज की बात करें, ये वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते बट ये काम करने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, सॉफ्टवेयर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ऑल दीज आर टेक्निकल सोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें, सो एनी रिसोर्स जिससे कि हम पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, फंड्स जनरेट कर पा रहे हैं इन ऑर्डर टू डू एनी काइंड ऑफ एन ऑपरेशन. Next question is question number 24th, which says which category of needs in Maslow's hierarchy of need theory deals with achieving one's ego. Maslow की जो need hierarchy theory है उसमें ऐसी need कौन सी है जो कि हमारी ego से related होती है. ईगो मतलब हमारी एस्टीम, हमारी सेल्फ वर्थ, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, जिससे हमारी ईगो सेटिस्फाइड होती है. तो कोई हमारे काम को रिकॉग्नाइज कर रहा है, हमें अप्रिशिएट कर रहा है, हमें ऑनर कर रहा है, हमें रिवॉर्ड दे रहा है, तो इससे क्या होगा, मेरी एस्टीम, सेल्फ वर्थ इंक्रीज होगी. आई विल फील गुड अबाउट माई सेल्फ, मेरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा. आई विल फील रिस्पेक्टेड, आई विल फील वैल्यूड बाय अदर्स, राइट. सो ऐसी नीड जो हमारी ईगो को सेटिस्फाई करती है उसे हम कहते हैं एस्टीम नीड्स. सो अगेन यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी इज करेक्ट. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की बात करें तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड होती है. दिस इज द नीड टू रियलाइज योर फुल पोटेंशियल. सो हमें अच्छा लगेगा अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई चैलेंजिंग काम दिया जा रहा है, हम पे कोई ट्रस्ट करके हमें एक नया प्रोजेक्ट असाइन करता है. सो इससे हमारा जो फुल पोटेंशियल है, जो मेरा टैलेंट है, वो फुली यूटिलाइज होगा. सेफ्टी नीड्स कौन सी होती हैं? जो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती हैं. हम सेफ फील करते हैं. हम सेफ फील कब करेंगे? जब हमारे पास एक स्टेबल जॉब है, राइट, जब हमारे पास एक स्टेबल इनकम है,
है, जब हम खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन से। सो ऐसी नीड्स को हम कहते हैं सेफ्टी नीड्स। और फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं? रोटी कपड़ा मकान, ऐसी नीड्स जिससे कि हम सर्वाइव कर पाएं, सर्वाइवल नीड। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया था नीड्स विच डील्स विद वंस ईगो। सो ये कौन सी नीड्स हैं? एस्टीम नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. The process by which a sender transmits content is known as, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू सेंडर अपना मैसेज कंटेंट दूसरे को ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब ट्रांसफर कर रहा है? सो सबसे पहले सेंडर क्या करता है? सेंडर अपने मैसेज को, उसे जो भी मैसेज दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंचाना है वो उस मैसेज को एनकोड करता है, मतलब अपने मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए दूसरे तक वो उस मैसेज को एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में प्रिपेयर करता है, ऐसी लैंग्वेज जो रिसीवर समझ पाए। और जब वो उस मैसेज को, उस कंटेंट को सूटेबल लैंग्वेज में, प्रॉपर लैंग्वेज में प्रिपेयर कर लेता है जो रिसीवर समझे, उसके बाद ही वो उस मैसेज को आगे ट्रांसमिट करता है, भेजता है। So this means the process by which a sender transmits or transfers the content or message is known as encoding. डिकोडिंग की बात करें तो डिकोडिंग कौन करता है? डिकोडिंग तो रिसीवर करेगा। जो मैसेज रिसीवर को मिल रहा है उस मैसेज को सही तरीके से इंटरप्रेट करना, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। और वो कौन करता है? रिसीवर। एनकोडिंग कौन करता है? सेंडर। और फीडबैक भी कौन देता है? फीडबैक भी रिसीवर देता है। फीडबैक से हम ये इंश्योर करते हैं दैट जो मैसेज सेंडर देना चाह रहा था, क्या वही मैसेज रिसीवर ने रिसीव किया? क्या दोनों मैसेजेस डिफरेंट तो नहीं थे? एंड आपकी लास्ट ऑप्शन क्या है? नॉइज। एनीथिंग जो कि आपके इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, हैम्पर करती है, सही तरीके से होने से रोकती है। तो नॉइज इज एनी बैरियर टू कम्युनिकेशन। सो यहां पर आप इनसर्कल करेंगे ऑप्शन ए। आप यहां पे ऐसे मार्क नहीं करके आएंगे जैसे मैंने किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैड सेड दैट लीडर्स स्टीवर्डशिप चॉइस कैन मोटिवेट एंड फैसिलिटेट रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिहेवियर फ्रॉम द एम्प्लॉय? ऐसा किसने कहा था दैट एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसा होगा वो डिपेंड करता है लीडर्स की स्टीवर्डशिप चॉइस पर। स्टीवर्डशिप चॉइस मतलब लीडर अपने एम्प्लॉयज को स्टीवर्ड्स मानता है। स्टीवर्ड्स मतलब जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं, राइट? तो क्या एक लीडर ये मान के चल रहा है कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो गुड स्टीवर्ड्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट चाह रहे हैं? या आप अपने एम्प्लॉयज पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको लगता है दैट जो एम्प्लॉयज हैं वो सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट्स हैं, वो आपके लिए बस काम कर रहे हैं एंड जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपके बेनिफिट के लिए सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए सोचेंगे। सो लीडर का किस तरह का बिहेवियर है, लीडर की चॉइस क्या है, आप अपने एम्प्लॉयज पे ट्रस्ट करना चाहते हैं या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉयज आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए सोचते हैं या वो अपना पर्सनल बेनिफिट देखते हैं? सो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, जैसा लीडर्स देंगे वैसा आपको मिलेगा। सो दिस वाज सेड बाय पियर्सन एंड मार्लर। आवर करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। Now next question, question number 36. Who conducted an extensive survey of management style and patterns in large number of organization? इनमें से किसने एक extensive survey किया था, मतलब एक बहुत huge scale पे, large scale पे survey किया था मैनेजमेंट स्टाइल्स और पैटर्न्स को लेके कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के मैनेजमेंट स्टाइल्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं उनका किस तरह का बिहेवियर होता है विद देयर एम्प्लॉयज। सो ये लार्ज सर्वे किसने किया था? दिस वाज डन बाय रेंसिस लिकेट एंड हिज एसोसिएट्स। और ये लार्ज स्केल सर्वे और स्टडी करने के बाद रेंसिस लिकेट ने क्या डेवलप किया था? उन्होंने 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए थे। अगर हम ऑप्शन बी देखें जॉर्ज टेरी, तो इन्होंने तो इंटीग्रेटेड मॉडल दिया था जिसे हम सिचुएशनल मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने कहा था कि कोई एक बेस्ट स्टाइल नहीं होता है मैनेजमेंट का, कोई एक बेस्ट स्टाइल नहीं होता है लीडरशिप का, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। देन अगर प्रोफेसर बर्नर्ड की बात करें सो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की बात करी थी विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एंड अगर हम एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करें सो आप सभी को पता है एफ.डब्ल्यू. टेलर इज कंसर्न्ड विद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट which is inherent in managerial job and embodied in all the functions of management। मतलब इनमें से ऐसी कौन सी ऑप्शन है, ऐसा कौन सा फंक्शन है which is inherent मतलब essential,
एसेंशियल इन मैनेजरियल जॉब, जिसके बगैर आप मैनेजरियल जॉब परफॉर्म नहीं कर सकते. इट इज एम्बॉडीड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के हर फंक्शन के लिए इसकी जरूरत है. सो इज इट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन? वी ऑल नो दैट कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, विच मीन्स दैट विदाउट कोऑर्डिनेशन आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो आवर करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, कोऑर्डिनेशन. हमें पता है प्लानिंग भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, कंट्रोल भी ऑर्गेनाइजेशन का एक फंक्शन है. कोऑर्डिनेशन कोई फंक्शन नहीं है. सभी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, PERT represents which of the following terms? So PERT क्या होता है? PERT एक नेटवर्क टेक्निक है और नेटवर्क टेक्निक्स हमारे सिलेबस में दो ही हैं. एक है PERT और दूसरा है CPM. CPM क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड. और PERT क्या होता है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक. सो ऑप्शन डी हियर इज करेक्ट. इस टेक्निक का यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू मैनेज एंड कंट्रोल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस में, राइट, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में. सो ऐसे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who emphasized harmony of objectives is crucial to the success of direction? ऐसा किसका मानना था या ऐसा किसने कहा था that organization के success के लिए harmony of objectives crucial है, important है? So this was emphasized, this was said by F.W. Taylor. Option A here is correct. Harmony of objective का मतलब क्या होता है? that जो individuals के objectives हैं, मतलब जो employees के objectives हैं, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स, दोनों में हार्मनी होनी चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए है. एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है, दोनों में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए है, तभी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स दोनों ही अचीव हो पाएंगे. सो आवर करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, पीटर ड्रकर, जॉर्ज टेरी. यहाँ पे ऑल दीज थ्री ऑप्शंस आर irrelevant. So next question is, according to Coons and O'Donnell, staffing is the dash function: organizational, management, executive function, none of the above. Management के 5 important functions कौन से हैं? Planning, organizing, staffing, directing and controlling. Right? So हमें पता है that staffing एक management function है. So यहाँ पे students ये mistake करके आते हैं that option B mark कर देते हैं. But यहाँ पे option B is wrong because although staffing एक management function है, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? कून्स एंड ओडोनल ने मिलकर क्या कहा था कि स्टाफिंग क्या है? तो कून्स एंड ओडोनल ने मैनेजमेंट की जगह किस वर्ड का यूज किया था? एग्जीक्यूटिव वर्ड का यूज किया था. इस टर्म का यूज किया था उन्होंने स्टाफिंग को डिफाइन करने के लिए. सो आवर करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन. एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जिसमें बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर डिसीजंस लिए जाते हैं, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की यहाँ पे जरूरत होती है. दैट इज व्हाई एग्जीक्यूटिव function. Next question. Technique for observing the behavior of a system under several alternative conditions in an artificial setting is known as. So here our correct option is option B, simulation. Simulate करने का मतलब क्या होता है? Copy करना, imitate करना, duplicate करना. So simulation एक decision making technique है जहां पर हम क्या करते हैं? एक्चुअल वर्क सेटिंग को, एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट को कॉपी करते हैं, मिलता जुलता एक इन्वायरमेंट, एक सेटिंग क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल सेटिंग क्रिएट करते हैं, और वहां पर हम एक सिस्टम के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि अंडर डिफरेंट कंडीशंस वो पर्टिकुलर सिस्टम कैसे बिहेव करेगा. सो हम वो एक रियल सिचुएशन में नहीं कर रहे हैं, एक रियल सेटिंग में नहीं कर रहे हैं, रियल सेटिंग में कर रहे हैं. जो टीवी में आप मूवीज देखते हो वो क्या रियल होती है? नहीं, वो रील होती है, REEL. सिमिलरली सिमुलेशन भी क्या है? जहां पर आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में एक सिस्टम के बिहेवियर को चेक कर रहे हो. अगर हम गेम थियोरी की बात करें, ये भी एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, बट यहां पर क्या होता है? जब 2 राइवल्स इन्वॉल्व्ड होते हैं तब इस टेक्निक का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पेप्सी के प्राइजेस कम हो जाते हैं तो क्या होगा? कोका कोला कंपनी क्या करेगी? वो कोक के
प्राइजेस भी कम कर देगी, क्योंकि अगर कोक ने अपने प्राइजेस कम नहीं करे तो कोक के कस्टमर्स यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि पेप्सी के प्राइजेस कम हैं। सो जहां पे दो राइवल्स इन्वॉल्व है तो हम एक दूसरे से लड़ने के लिए, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए किस तरह के डिसीजंस लेंगे, उसके लिए गेम थियोरी का यूज होता है। एंड अगर हम प्रोबेबिलिटी डिसीजन थियोरी की बात करें, ये भी एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। यहां पर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होती हैं, सेवरल ऑल्टरनेटिव्स आर देयर, और उन ऑप्शंस में से हमें अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन चूज करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? हम हर एक ऑप्शन के प्रोबेबल आउटकम को एस्टिमेट करते हैं कि अगर हमने ऑप्शन ए सेलेक्ट करी तो उसका क्या आउटकम होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। ऑप्शन बी अगर हमने चूज करी तो उसका क्या प्रोबेबल आउटकम हो सकता है, एस्टिमेटेड रिजल्ट क्या हो सकता है। ऐसे ही सारे ऑप्शंस का एक प्रोबेबल आउटकम हम एस्टिमेट करके चलते हैं और फिर अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। एंड देन ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, विच इज ऑल्सो रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर case. Next question, which of the following is not a function of manager? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि आपसे पूछा गया है। So, डिजाइनिंग क्या कोई फंक्शन है? आपने मैनेजमेंट में कोई ऐसा फंक्शन पढ़ा है डिजाइनिंग? नहीं, हमने ऐसा कोई फंक्शन नहीं पढ़ा। बाकी ऑप्शंस क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, हमें पता है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। लीडिंग भी एक फंक्शन है। किसका पार्ट है ये? डायरेक्टिंग का। एंड प्लानिंग तो हमें पता ही है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजर्स और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो यहां पे हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन ए, डिजाइनिंग। नेक्स्ट, who contends that training is an act of increasing the knowledge and skills of employee for doing a particular job? जो बेसिक सी डेफिनेशन हम हमेशा से पढ़ते आए हैं ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू एम्प्लॉयज की नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनकी कॉम्पिटेंसीज इंक्रीज करी जाती हैं ताकि वो अपनी एक पर्टिकुलर जॉब सही से कर पाए। सो ये किसने कहा था? दिस वॉज सेड बाय एडविन फ्लिपो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। माइकल जे जूशियस, ओजेफ हैरिस, एंड्रयू कार्नेज, ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे इररेलेवेंट है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, सप्लीमेंट्री फंक्शन, नन ऑफ द अबव। सो ये किसको नहीं पता कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन? दिस इज द फर्स्ट फंक्शन दैट मैनेजर्स परफॉर्म। बाकी सारे फंक्शंस प्लानिंग के बाद आते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग सेकेंडरी फंक्शन नहीं है और सप्लीमेंट्री फंक्शन भी नहीं है। सप्लीमेंट्री मतलब सपोर्ट फंक्शन। तो प्लानिंग दूसरे फंक्शंस को सपोर्ट नहीं करता है। प्लानिंग इन इटसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द फर्स्ट फंक्शन दैट नीड्स टू बी performed. Moving further, the process of coordination must begin in the early stages of control, planning, organizing and staffing. So इसमें हमारी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लानिंग। अगर आपको याद होगा दैट कोऑर्डिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली बिगिनिंग और प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज, जो ये कहता है कि कोऑर्डिनेशन हम जितनी जल्दी शुरू करेंगे, जितने पहले स्टेज पे हम कोऑर्डिनेशन शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी हम अपने एंड गोल तक, एंड ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाएंगे। और सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? प्लानिंग करी जाती है। सो अगर हम प्लानिंग स्टेज में ही कोऑर्डिनेशन सही से करेंगे तो एंड गोल तक टाइम पर पहुंच पाएंगे। दैट इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ अर्ली बिगिनिंग और अर्ली स्टेज सेज। सो यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी प्लानिंग। कंट्रोल तो प्लानिंग के बाद आता है, सबसे एंड में कंट्रोलिंग होती है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब फंक्शंस प्लानिंग के बाद आते हैं। नेक्स्ट, डिसीजंस इनटू प्रोग्राम डिसीजंस एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस इज अडॉप्टेड बाय। किसने डिसीजंस को अडॉप्ट किया था? इन टू कैटेगरीज, प्रोग्राम्ड डिसीजंस एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। प्रोग्राम डिसीजंस कौन से होते हैं? वो डिसीजंस जो बार बार लिए जाते हैं, रिपीटेटिव एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो डिसीजंस हम लेते हैं ऑन डेली बेसिस, दे आर कॉल्ड प्रोग्राम डिसीजंस। और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस कौन से होते हैं? जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसीजंस हम लेते हैं, जो कि नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन रेपिटेटिव होते हैं। सो किसने डिसीजंस की इन दोनों ही कैटेगरीज को अडॉप्ट किया था? दिस वाज डन बाय हर्बर्ट साइमन। ऑप्शन बी हियर इज करेक्ट। पीटर ड्रकर, एम लोपेज एंड जॉन मैकडोनाल्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है, इररेलेवेंट है। नेक्स्ट, Which of the following is not an external source of recruitment? इनमें से कौन सा external source of recruitment नहीं है? Advertisement क्या है? मैम external source of recruitment, क्योंकि यहाँ पर हम outsiders से job positions को फिल करवाते हैं। कैजुअल कॉलर्स
क्या है, ये भी एक्सटर्नल है। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं? वो सभी लोग जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो कैजुअली कॉल करते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, अपने रिज्यूमे लेके वहां पे एचआर से मिलते हैं, पूछते हैं क्या कोई जॉब वैकेंसी है, अगर होती है तो अप्लाई कर देते हैं, राइट। अगर नहीं होती तो वहां पे वो अपना रिज्यूमे छोड़कर आ जाते हैं। जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में कोई जॉब वैकेंसी आएगी तो इन कैजुअल कॉलर्स को सबसे पहले कॉल करके बुलाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज प्रमोशन। क्या प्रमोशन आउटसाइडर्स की प्रमोशन करी जाती है? नहीं। किसकी प्रमोशन होती है? आपके खुद के इंटरनल एम्प्लॉइज की। सो प्रमोशन क्या हुआ? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हमें पता ही है दैट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में दो बेसिक सोर्सेज होते हैं, एक प्रमोशन और एक ट्रांसफर। और आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि एक और ऑप्शन दी हुई है डिपेंडेंस। सो ये तीनों ही इंटरनल सोर्सेज हैं। सो प्रमोशन यहाँ पे क्या है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देन फोर्थ ऑप्शन इज रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉइज। ये भी क्या होता है? एक्सटर्नल। जब आपके खुद के एम्प्लॉइज कुछ रिकमेंड करते हैं, बाहर वालों को रिकमेंड करते हैं, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, राइट। सो ये फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो इन दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन जो हम मार्क करेंगे वो कौन सी ऑप्शन है? इट इज ऑप्शन C, promotion, because हमसे पूछा गया है which is not an external source of recruitment. Next question. Dash means dispersal of authority throughout the organization. जब हम authority को, पावर को, डिसीजन लेने की पावर को डिस्पर्स कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं throughout the organization from top level down to the lowest level. हर एक लेवल पे हम अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अगेन ऑप्शन सी हियर इज करेक्ट। अब देखो, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है उसमें भी हम क्या कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लेवल पर होती है। एक सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को डिसीजन मेकिंग पावर दे दी। सो यहां पर सिर्फ एक लेवल पे आप डेलीगेट कर रहे हो अथॉरिटी को, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हर लेवल पे आप अथॉरिटी को डिस्पर्स करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो फॉर एग्जांपल सीईओ ने मैनेजिंग डायरेक्टर को डिसीजन मेकिंग पावर दी, मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रोडक्शन मैनेजर को दे दी, प्रोडक्शन मैनेजर ने कुछ पावर डिसीजंस लेने की वर्कर को दे दी। सो जब मल्टीपल लेवल्स पे डेलीगेशन होती है दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। एक लेवल पर हो रही है तो दैट इज डेलीगेशन। और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब हम डिसीजन मेकिंग पावर खुद के पास रख लेते हैं, टॉप मैनेजमेंट ही सारे डिसीजंस ले रहा है और किसी को भी वो पावर नहीं दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डेवलप्ड अ कंटिन्यूम फॉर 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था दैट लिकेट और उसके एसोसिएट्स ने मिलकर क्या किया था? उन्होंने मैनेजमेंट के स्टाइल्स और पैटर्न्स को स्टडी किया और क्या डेवलप किया था? मैम 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए थे। सो यहां पर वही आपसे पूछा जा रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, रेंसिस लिकेट। सो इन्होंने 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए थे, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 एंड सिस्टम 4। जॉर्ज टेरी हम पहले ही बता चुके हैं, इन्होंने इंटीग्रेटेड मॉडल दिया था ऑफ लीडरशिप। प्रोफेसर बर्नर्ड ने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट दिया था। FW टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था एंड रेंसिस लिकेट ने 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम कंटिन्यूम ऑफ 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन, डैश लीडरशिप स्टाइल may be appropriate when subordinates are uneducated, unskilled and submissive। ऐसा कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जो सूटेबल होता है जब हमारे सबऑर्डिनेट्स अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनस्किल्ड हैं, उनमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, सबमिसिव हैं। सबमिसिव मतलब पैसिव हैं, बस वो तब काम करेंगे जब आप उनको कहेंगे, जो काम आप उनको बोलेंगे करने के लिए वो काम वो कर देंगे। सो ऐसे सबऑर्डिनेट्स के लिए कौन सा लीडरशिप स्टाइल सबसे ज्यादा सूटेबल होगा? सो ऑफ कोर्स इनके लिए ऑटोक्रेटिक स्टाइल ही काम करेगा। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है दैट लीडर ही सारे डिसीजंस लेता है। फ्री रेन लीडरशिप क्या होती है? जब हमने कंप्लीट फ्रीडम दे दिया। कंप्लीट फ्रीडम इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स कि आप डिसीजंस लो, यहाँ पे लीडर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो अगर हमारे सबऑर्डिनेट्स अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड हैं, सबमिसिव हैं और हमने उनको कंप्लीट फ्रीडम दे दिया कि आप डिसीजन लो, तो क्या वो सही डिसीजन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो ऑफ कोर्स ये फ्री रेन लीडरशिप ऐसे सबऑर्डिनेट्स के लिए काम नहीं करेगी। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या होती है? जहां पे लीडर
और सबऑर्डिनेट्स मिलकर डिसीजंस लेते हैं, बट इन दिस केस हमसे कहा जा रहा है कि सबऑर्डिनेट्स अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, सबमिसिव है, तो ऐसे में हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का ही यूज करेंगे. Clear everyone? So with this we have completed all the questions of economics and management. I hope you liked this session. मिलते हैं in the next video. Prepare well for your exams.